welcome back once again in LK coaching classes. Today I'm present here to take the second part of pronoun. आज मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने प्रोनाउन का सेकंड पार्ट लेकर, जिसमें आज हम बताने वाले हैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं उन सभी बच्चों के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपेयरिंग कर रहे होते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम करने वाले हैं उन सभी गलतियों को अपने से दूर जो अक्सर इन टॉपिक्स को लेकर हमसे होती हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पहले पार्ट को समझ लेते हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या आप जानते हैं कि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में अलग अलग नामों से जानते हैं हम। ये बांटने वाला होता है, इसको वितरणवाचक के नाम से या फिर विभाजक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? Distributive pronouns are used as neither, either, everyone, each, no one, etc., which are used to refer a person or thing one at a time. तो चलिए गाइज, यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेने से पहले कुछ इसके मेन पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लेते हैं, जो मेन पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जितने भी होते हैं बच्चों, वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं। सिंगुलर में होते हैं तो इनके साथ में वर्ब कौन सी यूज़ होनी चाहिए? जी बिल्कुल सही, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के तहत। जैसा कि हमारा पहला एग्जांपल है एवरी वन। एवरी वन of the students was happy, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी खुश था। कैसा था प्रत्येक विद्यार्थी? खुश था। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। each got his gun, प्रत्येक ने अपनी बंदूक को उठा लिया। प्रत्येक ने अपनी बंदूक को उठा लिया। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके ले सकते हैं। अब इसके उन मेन पॉइंट्स की बात करते हैं जिनके आधार पर ये इरेक्ट होता है, खड़ा होता है, इसको एलिवेट किया जाता है। तो चलिए बच्चों, इसके लिए मैंने 4 पॉइंट्स को यहाँ पर लिया है। उन 4 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, इसको समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है एवरीवन का प्रयोग 2 से अधिक के लिए किया जाता है। किया जाता है। इच का प्रयोग भी 2 से अधिक के लिए किया जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, एवरीवन का प्रयोग कभी भी 2 के लिए नहीं किया जाता है। तो इसके लिए अगर हम सिंपल तरीका लें मैथमेटिक्स में, एवरीवन इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि ये 2 के बराबर नहीं होता। बट अगर हम बात करें मोर देन 2, एवरीवन इज इक्वल टू मोर देन 2, ये इक्वल हो सकता है। ये सिचुएशन इसके लिए क्लियर होती है बच्चों। तो ध्यान रखना है,
फर्स्ट कैटेगरी इज नॉट यूज्ड फॉर एवरीवन, द सेकंड कैटेगरी इज यूज्ड फॉर एवरीवन। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बात करते हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2, जिसमें हम जानेंगे ईदर और नीदर का प्रयोग केवल दो के लिए किया जाता है, दो के लिए किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है बच्चों, ईदर और नीदर का प्रयोग केवल दो के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम समझ लें ईदर कैन गो, दोनों ही जा सकते हैं या दोनों में से कोई भी जा सकता है। दूसरा, नीदर कैन गो, दोनों में से कोई नहीं जा सकता या दोनों नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम नीदर और ईदर का प्रयोग करते हैं। चलिए बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में ध्यान रखना है, जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज किए जा रहे हों, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ प्रयोग किए जा रहे हों। सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग किए जा रहे हों, वो भी मेल जेंडर के लिए, तो वो हमेशा हिज, ही, हिम के साथ प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों कि जब भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन के मेल जेंडर के साथ यूज किए जा रहे हों, के साथ में हमेशा हिज, ही, हिम का प्रयोग किया जाता है। तो बात करते हैं अब हम पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में बच्चों इसको ध्यान रखना है आपको कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फीमेल जेंडर के साथ प्रयोग किए जा रहे हों, तो हमेशा उनके साथ में हम हर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? हर का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन की, तो इसका प्रयोग किस स्थिति में किया जाएगा? तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे कि इसकी बात कर रहे हैं हम, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स respects his parents। तो आपने देखा यहाँ पर हमने his का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। हर का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये कंडीशन के हिसाब से करेंगे। हम जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से प्रयोग इसका किया जाता है। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसे टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट की, जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन को लेने वाले हैं। शुरू कर देते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन को। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ये रिलेशन स्थापित करने का कार्य करता है बच्चों। क्या स्थापित करता है? रिलेशन।
लेकिन किस प्रकार करता है, तो इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बोर्ड पर हमने राइट कर रखा है रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसकी डेफिनेशन है बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर सम नाउन गोइंग बिफोर which is called its antecedent। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर समझ लेते हैं हम। जैसे दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस वेयर I was born। यह वही घर है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। ये हमेशा किससे पहले आता है, who, which, where, whose से पहले आकर अपने अर्थ को क्लियर करता है गाइस, जो इसका एंटीसीडेंट होता। लेकिन ये बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, तो आज हम बच्चों की परेशानी कुछ रूल्स के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। इन रूल्स को अगर आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप रिलेटिव प्रोनाउन को एंट्रेंस एग्जाम में आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हम जानेंगे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किए जाते, ये कंजक्शन का भी कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं बच्चों, कंजक्शन का। किस प्रकार रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। जो कंजक्शंस होते हैं, जो कंजक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बैग दैट इज देयर इज योर्स। द बैग दैट इज देयर, वह बैग जो वहाँ है क्या तुम्हारा है। तो इस तरह के यूज़ में इसको हम सब्जेक्ट का नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की। जैसे द बैग दैट I found yesterday day is yours। जो बैग मुझे कल मिला क्या तुम्हारा है। जो बैग मुझे मिला कल वो तुम्हारा है। तो इस तरह की स्थिति जो यहाँ पर यूज़ की जा रही है, याद रखिएगा यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा रहा है। किसके रूप में बच्चों, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। whom का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए नहीं किया जाता है। नॉन लिविंग के लिए
नहीं किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यहाँ पर समझें। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आई लाइक द बॉय हु हेल्प्स द पुअर्स। तो आपने नोटिस किया यहाँ पर हु का प्रयोग केवल किसके लिए यूज़ किया गया? लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए नहीं किया जाता है। ये चीज़ मैं ऊपर दे चुका हूँ आपको। तो चलिए बात करेंगे अब हम पॉइंट नंबर 3 की, कि जिसमें हम जानेंगे कि हुज का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। किन परिस्थितियों में किया जाता है? तो सबसे पहले हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जो लिविंग से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, दिस इज द बॉय whose parents are dead। आपने नोटिस किया यहाँ पर whose का प्रयोग जो है एक लिविंग कंडीशन में किया गया है। यहाँ पर ये लिविंग कंडीशन में किया गया है। अब बात करते हैं हम नॉन लिविंग के लिए। दूसरा एग्जाम्पल जो नॉन लिविंग से रिलेटेड है, द सन whose rays gave us light is adored like God। जिसकी किरणें हमें भगवान के अनुभूति का एहसास कराती हैं। तो इस तरह की स्थिति में हम हुज का प्रयोग नॉन लिविंग की परिस्थिति के लिए करते हैं। किस परिस्थिति के लिए? नॉन लिविंग के लिए। तो इस कंडीशन को आप समझ लीजिएगा कि इस तरह से हम रूल नंबर 3 को समझेंगे। अब बात करेंगे रूल नंबर 4 की। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जिसमें हम जानेंगे कि बीच का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए बीच का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, द बुक which I bought yesterday is lost। यानी कि वो किताब जो मैंने कल खरीदी वो खो गई। तो इस तरह की परिस्थिति में ये नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया जाएगा। किसके लिए बच्चों? नॉन लिविंग के लिए। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ ले सकते हो। तो चलिए बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। द डॉग विच वॉज caught by me has died। अर्थात वो कुत्ता जिसको मैंने पकड़ा था वो मर गया। तो इस तरह की स्थिति में हम यहाँ लिविंग कंडीशन का प्रयोग करते हैं।
चलिए बच्चों बात करते हैं हम, चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की, जिसमें जानेंगे हम दैट का प्रयोग हमेशा नॉन लिविंग के लिए किया जाता है, नॉन लिविंग के लिए किया जाता है, वो भी सिंगुलर ऑन प्लूरल, दोनों ही अवस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बच्चों। इसके एग्जाम्पल पे दिया है आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी, अर्थात मेरी वो बुक खो गई है जो तुमने मुझे दी थी। तो इस तरह से हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस के लिए हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।